दोस्तों आज का वीडियो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल या डिफेंस के जो पेंशनर हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर जो नए रूल्स आए हैं, यानी कि इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 के बारे में। जिन रूल्स के बारे में डिफेंस के सर्विंग पर्सन या डिफेंस के जो पेंशनर है उनको जानकारी होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि जब तक आपको इन रूल्स की जानकारी नहीं होगी तो आप अपने पेंशनरी बेनिफिट अवेल नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैजुअलिटी पेंशनरी बेनिफिट या डिसेबिलिटी कंपनसेशन अवार्ड किस पर्सन को दिए जाते हैं। देखिए ये दो तरीके के होते हैं। पहला तो ये कि यदि किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की अनफॉर्चुनेटली डेथ इन सर्विस हो गई है तो उस पर्सन का जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसका सन भी हो सकता है, या कोई भी जो नेक्स्ट ऑफ किन है उसको लिबरलाइज फैमिली पेंशन, स्पेशली फैमिली पेंशन या एक्स ग्रेशिया के रूप में ये कैजुअलिटी पेंशनरी बेनिफिट दिए जाते हैं। दूसरा, यदि किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की सर्विस के दौरान किसी डिसेबिलिटी के कारण उसको परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में रख दिया जाता है, यानी कि उसको एलएमसी में परमानेंटली कर दिया जाता है, तो उस डिसेबिलिटी के लिए उसको अलग अलग कैटेगरी की डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रेशिया या डिसेबिलिटी बेनिफिट के रूप में ये सब बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इन दोनों में कॉमन चीज जरूर ये है कि चाहे तो डेथ इन सर्विस हो या सर्विस के दौरान कोई डिसेबिलिटी हुई हो, उस डिसेबिलिटी का सर्विस से कनेक्शन होना जरूरी है, यानी कि या तो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कंसीडर की जानी जरूरी है। सरल भाषा में अगर कहें तो जो डिसेबिलिटी है या डेथ है उसका कनेक्शन मिलिट्री सेवा के कारण होना जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या हर प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए एक ही तरीके के जो कैजुअलिटी पेंशनरी बेनिफिट है वो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिए जाते हैं, यानी कि कोई डिसेबिलिटी ऐसी है जो पीस एरिया में ड्यूटी करते टाइम किसी पर्सन को होगी। दूसरा, या किसी ऑपरेशन के दौरान इंजरी के कारण कोई डिसेबिलिटी किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को होगी, तो क्या दोनों ही डिसेबिलिटी में एक ही तरीके का पेंशनरी बेनिफिट दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हर डिसेबिलिटी को ए टू ई कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, और कौन सी डिसेबिलिटी, कौन सी इंजरी या कौन सी डिजीज किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 31 जनवरी 2001 का लेटर है जो डिटेल में इसको क्लैरिफाई करता है कि किस डिसेबिलिटी को सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार हम उस लेटर पर भी नजर मार लेते हैं कि किस सर्कमस्टांसेस में कौन सी डिसेबिलिटी को या कौन सी इंजरी को या फिर कौन सी डिजीज को किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। तो चलिए एक बार स्क्रीन पर हम नजर मार लेते हैं ताकि आपके माइंड में डिसेबिलिटी पेंशन या फिर कैजुअलिटी पेंशनरी बेनिफिट है इनको लेकर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों ये है पार्ट 2, पेंशनरी बेनिफिट ऑन डेथ डिसेबिलिटी इन एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड केसेस। पैरा 4.1 में इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। फॉर डिटरमिनिंग द पेंशनरी बेनिफिट फॉर डेथ और डिसेबिलिटी अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ड्यू टू एट्रीब्यूटेबल और aggravated causes, the cases will be broadly categorized as follows। यानी कि जो एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड के कारण जो डिसेबिलिटी हुई है उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है इसके बारे में डिटेल से यहाँ बताया गया है। पहले बात करते हैं ए कैटेगरी में। ए कैटेगरी में किस तरीके की डिसेबिलिटीज क्लासिफाइड की गई है। देखिए, डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नोर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एज डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटीज। यानी कि जो नेचुरल कॉजेज के कारण जो डिसेबिलिटीज हुई है और जो सैन्य सेवा के कारण नहीं मानी है, यानी कि ना तो वो एट्रीब्यूटेबल टू है ना एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा कंसीडर की गई है। इस प्रकार की डिसेबिलिटीज में, यानी कि जो एक कैटेगरी की डिसेबिलिटी है उसमें किसी तरीके का कोई कैजुअलिटी पेंशनरी बेनिफिट आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को नहीं दिया जाता है। दूसरा है बी कैटेगरी। इसमें किस तरीके की डिसेबिलिटीज को क्लासिफाइड किया गया है। डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू
causes which are accepted as attributable to or aggravated by military service as determined by the competent medical authorities. Disease contracted because of continued exposure to a hostile work environment subject to extreme weather conditions or occupational hazards resulting in death or disability would be examples. यानी कि सीधी भाषा में, सरल भाषा में इसको समझे तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके विपरीत जो एनवायरनमेंट है, लगातार उस एनवायरनमेंट में मिलिट्री ड्यूटी करने के कारण अगर कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको बी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। इससे अगला देख लेते हैं सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज या फिर इंजरीज आएंगी? डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज सच एज, यानी कि किसी एक्सीडेंट के कारण जो कि आर्मी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको सी कैटेगरी में रखा गया है। उसमें कौन कौन सी जो ये कंडीशन है? एक्सीडेंट व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी इन गवर्नमेंट व्हीकल और पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, यानी कि आर्मी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम पे किसी गवर्नमेंट व्हीकल, पब्लिक प्राइवेट या किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्ट में कोई एक्सीडेंट में कोई इंजरी आती है तो उस तरीके की डिसेबिलिटी को सी कैटेगरी में रखा जाएगा। एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग एयर जर्नीज, एयर जर्नीज के दौरान भी कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको भी सी कैटेगरी में रखा जाएगा। मिसहैप्स एट सी व्हाइल ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के टाइम पे कोई समुद्री दुर्घटना के कारण कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको भी सी कैटेगरी में रखा जाएगा। इलेक्ट्रोक्यूशन व्हाइल ऑन ड्यूटी, यदि किसी इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण ड्यूटी करते टाइम कोई इंजरी होती है तो उसको भी सी कैटेगरी में रखा जाएगा। एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, एडवेंचर एक्टिविटीज, एक्सपीडिशंस, ट्रेनिंग, यानी कि मिलिट्री द्वारा जो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या फिर एडवेंचर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती है या फिर कोई ट्रेनिंग के दौरान कोई इंजरी के कारण कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको सी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। इससे अगली कैटेगरी है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी में कौन सी डिसेबिलिटी क्लासिफाइड की गई है? डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस अटैक बाय टेररिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट्स etc, whether on duty other than operational duty or even when not on duty, यानी कि किसी वायलेंस अटैक या टेररिस्ट अटैक या एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा किसी अटैक में, जबकि वो ऑपरेशनल ड्यूटी नहीं है, उसमें भी कोई इंजरी अगर आती है तो उसको डी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। दूसरा है बॉम्ब ब्लास्ट इन पब्लिक पैलेसेस और ट्रांसपोर्ट, इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग इंसिडेंट्स इन पब्लिक, यानी कि किसी बॉम्ब ब्लास्ट में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी बॉम्ब ब्लास्ट के कारण कोई भी इंजरी आती है तो वो डी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। वुड बी कवर्ड अंडर दीज कैटेगरी बिसाइड्स डेथ और डिसेबिलिटी occurring while employed in the aid of civil power in dealing with natural calamities, यानी कि ऑपरेशनल ड्यूटी के अलावा भी किसी आतंकवादी गतिविधि में कोई इंजरी किसी आर्म फोर्सेस पर्सनल को हो जाती है, वो चाहे बॉम्ब ब्लास्ट से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, उसको डी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। इससे अगली है पांचवी है ई कैटेगरी। इसमें किस तरीके की डिसेबिलिटीज मेंशन की गई हैं? डेथ और डिसेबिलिटी अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि किन कारणों से जो डिसेबिलिटी होगी वो ई कैटेगरी में आएगी। पहला है एनिमी एक्शन इन इंटरनेशनल वॉर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में अगर दुश्मन के द्वारा कोई इंजरी दी जाती है तो ई कैटेगरी में क्लासिफाइड की जाएगी। एक्शन ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट विद ए पीस कीपिंग मिशन अब्रॉड, यानी कि किसी पीस मिशन के दौरान देश से बाहर भी कोई सेना भेजी जाती है और उस मिशन में कोई इंजरी किसी आर्म फोर्सेस पर्सनल को होती है तो वो ई कैटेगरी में क्लासिफाइड की जाएगी। तीसरा है बॉर्डर स्क्रिमेशेज, यानी कि बॉर्डर पे जो झड़पें होती है उनमें भी किसी तरीके की कोई इंजरी आती है, कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको ई कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। During lying or clearance of mines including enemy mines as also mine swiping operations, यानी कि माइंस को हटाते टाइम पे या लगाते टाइम पे, चाहे वो माइंस अपने देश की हो या दुश्मन देश की हो, उसके दौरान भी कोई डिसेबिलिटी होती है तो ई कैटेगरी में क्लासिफाई की गई है। अगला है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन्स ऑफ माइंस वाइल लाइंग ऑपरेशनली ओरिएंटेड माइनफील्ड और लिफ्टिंग or negotiating minefield laid by enemy or own forces in operational areas near international borders,
और द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पर दुर्घटनावश किसी माइन ब्लास्ट के कारण, चाहे वो दुश्मन देश की हो या अपने देश की हो, किसी भी तरीके से कोई माइन ब्लास्ट में कोई इंजरी आती है तो उसको ई कैटेगरी में मेंशन किया गया है। इसके अलावा है वार लाइक सिचुएशंस इंक्लूडिंग केसेस विच आर एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड, यानी कि लड़ाई की तरीके की कोई भी झड़पें हैं, कोई भी उस तरीके की कोई एक्टिविटीज अगर होती है, उनमें भी कोई डिसेबिलिटी यदि किसी आर्med फोर्सेस पर्सनल को होती है तो उसको भी ई कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। इससे अगला है किडनैपिंग बाय एक्सट्रीमिस्ट व्हाइल ऑन ऑपरेशनल ड्यूटी, यानी कि ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान अगर किडनैप के दौरान भी कोई या किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है, या किडनैपिंग के दौरान कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको भी ई कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। उसके अलावा दो सर्कमस्टेंसेज और हैं जिनको भी ई कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। दोस्तों, अगर इस लेटर की आपको कॉपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपको इस लेटर की कंप्लीट कॉपी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा सकूं। तो ये थी वो सर्कमस्टेंसेज जिनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कैजुअलिटी पेंशनरी बेनिफिट किस आर्म फोर्सेस पर्सनल को दिए जाते हैं और उसकी जो डिसेबिलिटी है वो किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 के जो नए कैजुअलिटी पेंशन रूल्स आए हैं, इनके अकॉर्डिंग कौन कौन से बेनिफिट आर्म फोर्सेस पर्सनल को दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि किसी पर्सन की डेथ इन सर्विस है तो उसके नेक्स्ट ऑप्शन को लिबरलाइज फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन या एक्सग्रेशिया के रूप में एक कैजुअलिटी पेंशनरी बेनिफिट दिए जाते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं, यदि किसी पर्सन की कोई डिसेबिलिटी सर्विस के दौरान हो जाती है तो उस डिसेबिलिटी के कारण उसको कौन कौन से पेंशनरी बेनिफिट दिए जाते हैं। देखिए, जब डिसेबिलिटी कोई होती है तो उसके लिए डिसेबल्ड पर्सन को डिसेबिलिटी पेंशन, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, इंपेयरमेंट रिलीफ, लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ, वॉर इंजरी रिलीफ, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस और एक्स ग्रेशिया के रूप में एक कैजुअलिटी पेंशनरी बेनिफिट दिए जाने का प्रावधान इन नए कानूनों में किया गया है। नए रूल्स के मुताबिक जितने भी कैजुअलिटी पेंशनरी बेनिफिट आर्med फोर्सेस पर्सनल को सरकार द्वारा दिए गए हैं, इनके बारे में डिटेल से एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये वीडियो ज्यादा लेंथी भी ना हो और बोरिंग भी ना हो, इसलिए हर एक बेनिफिट के लिए अलग अलग वीडियो बनाकर इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराता रहूंगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नए कैजुअलिटी पेंशन रूल आए हैं इसकी कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मिल सके और इसको लेकर किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।